Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 जुलाई 2024 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में डेली बेसिस पे हम केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ही नहीं फोकस करते, उसके साथ साथ डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, पीआईबी, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्सेस एक ही जगह पर आपके कवर हो जाते हैं। यह वीडियो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। तो कौन कौन राइट टाइम आज मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को अटेंड कर रहा है। बाकी दोस्तों पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, क्योंकि लास्ट में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद, कंसंट्रेशन के साथ में सुनने के बाद लास्ट में एक टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। वो चीज़ दोस्तों आपके कॉन्फिडेंस को भी आगे बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए जीएस पेपर नंबर 2 के लिए तो रेलिवेंट है ही दोस्तों, साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कई बार सिम स्वैपिंग स्कैम के बारे में सुना होगा। कई बार लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई उल्टा सीधा ओटीपी आता है, फिर एक फ्रॉड कॉल आती है, उनसे ओटीपी पूछ लिया जाता है। वो लोग बेचारे इनोसेंट होते हैं, नहीं समझ पाते, ओटीपी बता देते हैं और ऐसे यहाँ पर लोगों के अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बट ओटीपी का या फिर ऐसा लिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन सिम स्वैपिंग स्कैम एक ऐसा स्कैम है जहां पर ना ही ओटीपी का रोल है ना ही लिंक का रोल है। एक व्यक्ति यहां पर आपका डुप्लीकेट सिम बनवा कर आपके सिम का सारा एक्सेस ले सकता है। तो ये स्कैम कैसे है, कैसे वर्क करता है, आइए समझते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड एक अच्छी बात भी है। अच्छी यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिस वजह से हम यहाँ पर ये पूरा स्कैम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो खबर क्या है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो अभी एक गूगल जो वायरलेस सर्विस है, इन्होंने एक सिक्योरिटी फीचर को इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है नंबर लॉक। और जो ये नया फीचर है दोस्तों, ये हम सभी लोगों को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा और ऐसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से हम सभी को बचाएगा, जैसे कि सिम स्वैपिंग, इससे हमें बचाएगा। तो क्वेश्चन यह है कि सर ये सिम स्वैपिंग स्कैम होता क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्कैम है एक फ्रॉडस्टर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रॉडस्टर बैठे हैं जो इस प्रकार के स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। वो व्यक्ति कोशिश ये करेगा कि आपके सिम कार्ड का एक डुप्लीकेट सिम कार्ड बनाया जाए, है ना, जिससे कि आपकी सारे का सारा जो डेटा है वो लिया जा सकेगा। वो कैसे होगा ये समझिए। तो उसके बारे में देखो ये बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कैम में एक जो फ्रॉडस्टर होता है वो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है वो ले सकता है, जैसे फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसकी मदद से उसके पास में आ जाएंगी अलग अलग अटैक की मदद से। जैसे यहाँ पर एक फिशिंग अटैक होता है, ये भी साइबर अटैक है, तो इनकी मदद से ये सारा डेटा वो रिसीव कर सकता है। और एक बार और ये पर्सनल डिटेल्स आजकल सभी जगह पर, फ़ोन नंबर्स वगैरह तो आपको ज़्यादातर जगह पर देखने को मिलता है। आप हर जगह पर बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल देते हैं, सभी को पता है, एड्रेस जगह जगह पर डाल देते हैं। तो ये नॉर्मल सी डिटेल है जिनको एक साइबर अटैक के माध्यम से निकाला भी जा सकता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति की ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है इस फ्रॉडस्टर के पास में, तो इसने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद में ये कहाँ पर जाएगा, मोबाइल ऑपरेटर के पास में जाएगा और वहाँ पे अपने आप को पीड़ित दिखाएगा। ये दिखाएगा कि देखिए ये मेरी डिटेल है, ये मेरा नाम है, मेरी पर्सनल डिटेल है, जबकि वो आपकी डिटेल दिखा रहा है, आपकी पर्सनल डिटेल दिखा रहा है, आपका फ़ोन नंबर दिखा रहा है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल दिखा रहा है, आपका एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन वो कह रहा है ये मेरा है। उसने नकली आईडी प्रूफ बनवा लिए हैं और उसके बाद में अपने आप को पीड़ित दिखाया कि मेरा सिम कार्ड चोरी हो गया है, मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, उसमें सिम कार्ड चला गया। और ऐसे करके नाटक करने के बाद दोस्तों डुप्लीकेट सिम बनवा लेता है और जो ये स्कैमस्टर है उसको डुप्लीकेट सिम मिल भी जाता है, समझ गए। और जैसे यहां पर डुप्लीकेट सिम हाथ में लगेगा आपका सिम काम करना बंद कर जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि आपके ही नंबर का ये सिम बनवाया है। तो जैसे बाकी सारे स्कैम होते हैं ना जहां पे ओटीपी, लिंक, इन सब का कनेक्शन होता है या प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ऐसा यहां पे कोई ज्यादा रोल है नहीं। यहां पे एक फ्रॉडस्टर डायरेक्टली जो पीड़ित है उससे कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है। नहीं तो नॉर्मल जो आजकल जो केसेस आते हैं ओटीपी वाले, वहां पे एक व्यक्ति होता है, आपके पास में फोन कॉल आता है आपसे वगैरह वगैरह, अपने बातों में फंसाने के बाद में ओटीपी पूछने की कोशिश करता है ना। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोला यह जा रहा है कि जितने भी ये फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक मिस्ड कॉल करते हैं अपने विक्टिम्स को,
है ना, जो यहाँ पर पीड़ित है बेसिकली, जिसके साथ यहाँ पर ये घपला हो रहा है, उसका नकली सिम बनवा रहा है वो फ्रॉस्टर, उसको यहाँ पर क्या करेगा, उस पीड़ित को वो बार बार मिस कॉल करता रहेगा ताकि उसको उस फोन में फंसाया जा सके। बार बार मिस कॉल करेगा, बार बार परेशान कर देगा, जिस चक्कर में वो इंसान जो है अपना फोन होता नहीं है, आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है, आप बंद करके साइड में कर देते हो फोन कि हटा यार मैं नहीं देख रहा। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, वो व्यक्ति इग्नोर कर देगा कि उसके मोबाइल फोन के नेटवर्क जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसका सिम स्वैप किया जा रहा है, डुप्लीकेट सिम बन रहा है उसका वहां पर। तो उसको पता चल सकता है अगर वो फोन में लगा हुआ है तो उसके नेटवर्क एकदम से चले जाएंगे, तब वो कनेक्शन करके पूछेगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई किसी ने सिम स्वैप करवाया है सब, तब एकदम से वो अलर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से कि उस दौरान उसको ये बात ना पता चले, इसलिए फोन कॉल कर करके उसको परेशान कर दिया जाता है ताकि वो अपने फोन को साइड में कर दे या स्विच ऑफ कर दे, और थोड़ी देर बाद जब ऑन करके देखेगा कि हाँ कि आप कोई फोन कॉल वगैरह नहीं आ रहा है, तो पता चलेगा कि भाई उसका तो सारा का सारा अकाउंट खाली हो चुका है, उसका सिम जो है वो स्वैप कर दिया गया है। और जो यहां पर एक्यूज होगा दोस्तों, यहां पे अगर आपको ये भी देखना है, उसका जो जितना भी सिम होगा सारा कंट्रोल फ्रॉडस्टर के पास में आ जाएगा। और एक बार सिम कार्ड स्वैप हो गया, डुप्लीकेट सिम बन गया, हर एक एक्सेस तरीके से उसके पास में सिम आ गया, तो वो व्यक्ति आपके सारे OTP पासवर्ड्स इन सब चीज़ों को ले सकता है। और आजकल आपके मोबाइल फ़ोन से बैंक अकाउंट लिंक होते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट को भी आराम से टारगेट कर सकता है। तो इतना होशियार दोस्तों बन के रहना है। कोई फालतू की चीज़ें OTP वगैरह पूछ रहा है और आपको लग रहा है यार ऐसा तो कुछ आया नहीं है, तो कभी कुछ मत शेयर करना। और अपने पेरेंट्स को भी, हमारे पेरेंट्स काफ़ी इनोसेंट होते हैं इन सब चीज़ों में, उनको ज़्यादा नहीं पता होता है, तो उनको भी आपने अवेयर करना होगा, इसके बारे में बताना होगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ एक बार मुझसे पूछ लीजिए, है ना, कि हो क्या रहा है यहाँ पर। आप एक बार बता सकते हैं, देख सकते हैं कि यार कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो किसी की जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। तो ये करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे लोग इसके विक्टिम बन रहे हैं। और आपने रिसेंटली केस देखा होगा, सिम स्वैप के केसेस धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ते हुए नजर आए। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगा, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, भाई पहले यहाँ पर आप देख पाओगे क्या सिस्टम था और आज यहाँ पर डिजिटाइजेशन कितनी तेज़ी से बढ़ा है। आज मोबाइल फ़ोन के बिना कोई इंसान लगभग रह ही नहीं पा रहा है ना। तो वो सिनेरियो आ चुका है, तो इस बेसिस पे आपको अवेयर रहना भी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात हो रही है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो लोकेशन वगैरह इन सेंचुरीज की डायरेक्टली पूछ ली जाती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूज़ की। हमारे पास में खबर क्या है, खबर यह है कि मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना के अंदर में है दोस्तों। यहां पर एक स्टडी चल रही है, उस स्टडी के बेसिस पे तेलंगाना का पहला रामसर साइट आ सकता है दोस्तों। उसको रामसर साइट का टैग देने के लिए बातचीत चल रही है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए काम की नहीं है। रामसर साइट मिल जाएगा तब उसके बाद डिस्कशन होगा और भी कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी के समय पर मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आने के पीछे का रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये तेलंगाना में है। अगर हम तेलंगाना का लोकेशन देखते हैं पर्टिकुलरली मैप के अंदर में, तो दोस्तों ये है भारत का मैप और ये है यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है, जो कि कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, देन उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अब आगे आते हैं। फिर बात आ रही है कि ये जो मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ओरिजिनली एक प्रकार की एक क्रोकोडाइल सेंचुरी है। यहाँ पर क्रोकोडाइल की स्पीशीज बहुत सारी हैं, 70 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज हैं। और एक जो वल्नरेबल प्रजाति है क्रोकोडाइल की, मगर क्रोकोडाइल की, वो वाली स्पीशी भी दोस्तों यहाँ पे हमको नजर आती है। इस सेंचुरी का जो नाम है मंजीरा रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक मंजीरा नाम की नदी दोस्तों बहती है। मंजीरा नदी जो है अपने आप में काफी ह्यूज नदी देखने को मिलेगी, जो कि गोदावरी की ही सहायक नदी है, यानी कि ट्राइब्यूटरी है गोदावरी की। ठीक है, और यहाँ पर जाके ये मंजीरा रेजर्वोयर का भी एक कनेक्शन इस नदी के साथ में आपको देखने को मिलेगा। एक रेजर्वोयर वहाँ पर बनाया गया है, खुद के थ्रू मैन मेड रेजर्वोयर बनाया गया है, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और वो पानी सिंचाई के लिए या पीने के पर्पस के लिए छोड़ा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद वाले जो शहर हैं स्पेशली वहाँ पर, समझ गए। इसी रेजर्वोयर में छोटे छोटे 9 आइलैंड्स भी नजर आते हैं। यहाँ पर भी आपको कई सारी जो वाटर बर्ड्स वगैरह हैं वो नजर आएंगी। पेड़ पौधों की स्पीशीज बहुत सारी हैं, है ना। चिड़ियों के कई सारे घोंसले आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये बताया गया। वेजिटेशन की बात करेंगे तो ड्राई सवन्ना टाइप वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सूखा फॉरेस्ट भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। बाकी कई सारे प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, साथ ही साथ में कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मगर क्रोकोडाइल का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वल्नरेबल स्पीशी है, खतरे में है। ये वाली स्पीशी भी यहाँ पर पाई जाती है, इस वजह से कभी कभी यहाँ पर इसको हम लोग मतलब ओरिजिनली एक क्रोकोडाइल सेंचुरी के नाम से भी यहाँ पर इसको हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर कर दो यार, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दो। आप सभी लोगों को इस चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, मतलब आप सभी लोगों की जरूरत है इस चैनल को। और जैसे मैं आपको बोलता हूं, मॉर्निंग वाला वीडियो है उसको भी, दोनों वीडियोस को अटेम्प्ट करो, दोनों बहुत रेलिवेंट हो चुके हैं। कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स का कवरेज किया जा सके, है ना। और भी डिटेल आर्टिकल इसमें मैं कुछ और ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स भी ऐड करने वाला हूं, तो आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। यानी एक ऐसा चैनल आपको यहाँ पर मिलेगा जहाँ पे करंट अफेयर्स की कोई भी चीज़ छूट नहीं रही होगी। दुनिया में जो भी चल रहा हो, हमारे देश में जो भी चल रहा हो, हर एक का एनालिसिस आपको मिलेगा। काम यह है कि आपको ऑनेस्टी के साथ में दोनों वीडियोस फॉलो करने हैं, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है दोस्तों। जो गलत है, मैं मानता हूं कि मैं हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसको लोग स्पून फीडिंग की तरह कंसीडर कर देंगे, बट फिर भी यहां पर आपके पास मैं, क्योंकि वो लाइफ जी चुका हूं, यूपीएससी एस्पिरेंट के पास में कितना कम समय होता है मैं जानता हूं, तो आप यहां पे काफ़ी सारे समय को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। मैं काफ़ी घंटे बचा रहा हूं आपके, अगर आप अच्छे से टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं तो। समझ गए? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहां पे बात आ रही है नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया एक प्लेस है, और आपको पता है प्लेसेस इन न्यूज़ के क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में आते हैं। नाइजीरिया चर्चा में इसलिए, देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हर साल एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और नाइजीरिया भी अफ्रीकन देश ही है। खबर यह है कि नाइजीरिया में 2 मंजिला जो स्कूल है दोस्तों वो कोलैप्स कर गया, ये आप देख पाओगे, वो गिर गया, जिसकी वजह से 22 बच्चों की जान गई। कई सारे लोग यहां पर मलबे के अंदर दब गए, इस वजह से यहां पर न्यूज में रहा नाइजीरिया। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। अब अफ्रीका का ये पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, ये वाला साइड हो गया वेस्टर्न साइड, है ना, और ये वाला साइड हो गया ईस्टर्न, ऊपर हो गया नदर्न, नीचे हो गया सदर्न। तो इसी वेस्टर्न साइड पे बीच में है नाइजीरिया। इसकी कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया से कई सारी कंट्रीज हैं इसकी जो बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेनिन है, नाइजर है, चैड है, कैमरून है। और ध्यान रखिए नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग देश हैं, और नाइजीरिया जो है अटलांटिक ओशन के साथ में भी एक बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। ये कुछ फोटोज आपको उधर के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे अफ्रीका का जायंट भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप देख पाओगे अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्री छोटे छोटे हैं, नाइजीरिया एक बड़ा देश है और यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है। बाउंड्रीज की अगर हम लोग बात करेंगे, बता ही चुका हूँ, नाइजर इसके नॉर्थ में है, ईस्ट में चैड है, कैमरून इसमें आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, फिर साउथ में गल्फ ऑफ गिनिया है, अटलांटिक ओशन है, और बेनिन भी वेस्टर्न साइड में आपको नजर आएगा। ये सभी अभी हम मैप में देख चुके हैं, ठीक है। ये आपको वो नाइजीरिया नजर आएगा। चलिए आगे आते हैं। अब बात यह है कि देखो नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसको आज़ादी मिलती है अंग्रेजों से, ब्रिटेन से 1960 में। 1960 में नाइजीरिया आज़ाद होता है, और ये जो एरिया है लगभग दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है ये अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, क्योंकि अफ्रीका में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। इन सभी देशों में सबसे ज़्यादा आबादी नाइजीरिया में है। कैपिटल अबूजा है, बता चुका हूं। लैंग्वेज यहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है इंग्लिश। इंग्लिश यहां की ऑफिशियल भाषा है ना। वैसे कई सारी और भी लोकल लैंग्वेज है, हौसा, योरूबा, इग्बो, वैसे इंग्लिश ऑफिशियल है। नायरा मनीनी का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। नाइजीरिया का जो ज्योग्राफी है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है, काफी अलग है ना। यहां पर आपको अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स भी नजर आते हैं। और एक बात और है, नाइजीरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कई सारे नदियों के बेसिन बनते हैं। नाइजर बेन्यू बेसिन, लेक चैड का बेसिन यहीं पर है, गल्फ ऑफ गिनिया बेसिन। तो ये सभी बेसिन्स आपको दोस्तों यहां पर नाइजीरिया में नजर आएंगे, ठीक है। ये वो नाइजीरिया है। आगे आते हैं। अब बात यह है कि इस देश का नाम नाइजर पड़ा कैसे। अच्छा मैं नाइजीरिया बोल रहा हूं क्या, प्लीज दोस्तों उसको करेक्ट कर लेना, नाइजर है, नाइजर की बात कर रहे हैं। तो नाइजर का नाम नाइजर ऐसे पड़ा कि यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम ही नाइजर है। उसी नदी के नाम के ऊपर उस देश का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अभी तक की एक बड़ी अच्छी खासी नदी है, एक लार्जेस्ट नदी है, और इसी नाइजर नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है बेन्यू। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नदियां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नाइजर के लिए, है ना। इस वजह से भी नाइजर ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इस देश में दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यहां पे मेजर माउंटेन रेंजेस भी नजर आएंगे, लेकिन इस देश में कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार प्रेजेंट है, जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बड़े बड़े डिपॉजिट्स प्रेजेंट है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। यहां पे बात हो रही है सिफिलिस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। एक बीमारी है दोस्तों बहुत ही ज्यादा भयानक, जो रिसेंटली चर्चाओं में आई है। चर्चाओं में आने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन यह है कि धीरे धीरे करके
हमने जो टेस्टिंग है सिफिलिस की वो बढ़ा दी है और लगभग 6000 से ज़्यादा जो केसेस है सिफिलिस के वो डिटेक्ट करे गए दोस्तों। उसमें यहाँ पर टेस्टिंग को भी इंप्रूव किया है। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, बट इसकी टेस्टिंग को इंप्रूव किया जा रहा है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है और इंप्रूव करना भी चाहिए। हमारे लिए अच्छी खबर है ये, क्योंकि अदरवाइज इसके बारे में जानोगे दोस्तों तो बहुत ही भयानक बीमारी है। जैसे मैंने आपको बताया, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सेक्स के माध्यम से ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है और एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अगर आप सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिफिलिस होती किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये बीमारी क्या वायरस की वजह से होती है या बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो पता होना चाहिए, सिफिलिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम है। जब ये इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक इंसान को, तो 3 से 90 दिन के अंदर अंदर उसके बॉडी में, माउथ में स्पेशली या प्राइवेट पार्ट्स में दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार के सोर बनने शुरू हो जाते हैं, बॉडी रैशेस होने लग जाती हैं। फिर उसके बाद कई समय बाद दोस्तों जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये इन्फेक्शन फैलना शुरू होगा, ये जो सिफिलिस बैक्टीरिया है ये बॉडी में कई सालों तक रह सकता है बिना लक्षण दिखाए। यही तो खतरनाक बात है, क्योंकि आप बीमारी का पता कैसे लगाओगे? बॉडी में लक्षण दिख रहे होंगे, बुखार, सर में दर्द, रैशेस, अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तभी तो ट्रीटमेंट लोगे। अगर लक्षण ही नहीं दिखेंगे तो फिर कैसे ट्रीटमेंट लोगे? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई सालों तक ये बॉडी में लक्षण ना दिखाकर और कुछ समय बाद एक्टिव भी हो सकता है, यह दिक्कत है। फिर बात आती है ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बोला, सेक्सुअली यहां पर यह ट्रांसमिट हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। एक इंसान के हो उसके साथ में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है तो वो पर्टिकुलर बीमारी फैल सकती है। साथ ही साथ में मां से सीधा बच्चे में भी, प्रेगनेंसी के समय पर जब बच्चा वॉम्ब के अंदर में धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है तो उस समय पर एक मदर से उस बेबी में ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। चाइल्ड बर्थ के दौरान हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी यहां पर ट्रांसमिशन पॉसिबल है। क्वेश्चन यह है कि अगर थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दें तो वो क्या हो सकता है? सिम्टम्स में दोस्तों जो डिजीज है, पहले स्टार्टिंग में थोड़े छोटे छोटे छाले पड़ने शुरू होंगे, फिर यहां पर वही ऐसे हो जाएंगे दोस्तों कि गांठ सी बनने शुरू हो जाएगी, घाव सा होना शुरू हो जाएगा। पहले तो वो छोटा है जिसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, और ज़्यादातर यहाँ पर जेनिटल जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे नजर आएंगे। रेक्टम या माउथ में यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती हैं, और इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे यहाँ पर क्या होगा, उस स्किन रैशेस में खुजली होने लगेगी, और वो खुजलाते खुजलाते दोस्तों आप उस घाव को बहुत ही ज़्यादा गंभीर कर देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर कई सालों तक उसके लक्षण को नोटिस ही नहीं करते, है ना। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। सिम्टम्स क्योंकि आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट आप प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो सीरियस हेल्थ इशू हो सकते हैं। यह बीमारी परमानेंटली आपके हार्ट को, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ समय बाद ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बर्बाद शुरू कर देती है, बर्बाद करना। तो ये जो पर्टिकुलर बीमारी है इससे हार्ट, ब्रेन, मसल, बोन और आईज भी दोस्तों यहां पर इंपैक्ट हो सकती है, परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट यहां पर यह है कि दोस्तों देखो, आराम से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, बट आपको एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मैं बोल रहा हूं सही तरीके से। अगर आप एंटीबायोटिक्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम इकट्ठी हो सकती है जो और भयंकर हो जाएगी। तो यहां पे जब आती है ट्रीटमेंट की बात तो दोस्तों पेनिसिलिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक कॉमन दवाई है, कॉमन मेडिकेशन है, जिससे यहां पर सिफिलिस को ठीक किया जा सकता है। समझ गए इस बात को? चलिए आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी रेलिवेंट होने वाला है, जीएस पेपर नंबर 2, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से आप लिंक कर पाएंगे। बात हो रही है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये अभी इंस्टीट्यूट चर्चाओं में आया है। चर्चाओं में रहने के पीछे का कारण क्या है, न्यूज क्या है, आइए थोड़ा इसको जान लेते हैं। साइंटिस्ट की एक टीम है इसी इंस्टीट्यूट से। उस टीम ने यहां पर एक नई डिस्कवरी की है जिसमें यहां पर काफी सारे कनेक्शंस बताए हैं कि पुराने जमाने के एंशिएंट कनेक्शन रह चुके हैं भारत और एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट के बीच में। आपको पता है ना, ये आप देख पाओगे दोस्तों, ऊपर इंडिया है, इंडिया से बिल्कुल सदर्न टिप पर जाओगे तो यहां पर आपको एंटार्क्टिका नजर आएगा। भारत से एंटार्क्टिका लगभग 11,835 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों ही कॉन्टिनेंट का, इस वाले कॉन्टिनेंट का और इस वाले कॉन्टिनेंट का आपस में एक एंशिएंट कनेक्शन है, जिसको लेकर नई नई डिस्कवरी शेयर की है इस एनजीआरआई ने, जिस वजह से ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट न्यूज में आ चुका है। तो आइए बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में।
तो ये जो एनजीआरआई है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी है, और ये लैबोरेटरी जो है वो सीएसआईआर की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएसआईआर रिसेंटली ये न्यूज़ में था, मैंने द हिंदू के वीडियो में काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन भी किया है। सीएसआईआर की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसी का लैबोरेटरी है एनजीआरआई, और इस एनजीआरआई को बनाया गया था 1961 में, 1961 में। इस एनजीआरआई का मेन मिशन क्या है? बड़े लेवल पर यहां पर दोस्तों रिसर्चेस करना, नाम से आपको पता चल रहा है, हमारे अर्थ सिस्टम को लेकर नई नई डिस्कवरीज करना। और इस एनजीआरआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में। एनजीआरआई का मेन काम है बड़ी बड़ी रिसर्चेस करना, स्पेशली हमारे जो भी जियोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, है ना, ज्योग्राफी है, उसको लेकर यहां पर रिसर्च करना। और इनकी रिसर्च एक्टिविटीज 3 अलग अलग थीम्स के ऊपर में डिपेंडेंट रहती हैं, उन 3 थीम के बेसिस पर चलती हैं। अच्छा, वो 3 थीम्स हैं क्या क्या दोस्तों? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आता है जियोडायनेमिक्स, जो कि बेसिकली हमारे अर्थ सिस्टम की बात करता है, तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर है अर्थक्वेक हैजार्ड्स, नाम से पता चल रहा है, जो भूकंप है, भूकंप की वजह से जो इतने सारे डैमेजेस हो रहे हैं, भूकंप के बारे में जानकारी लेना। जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, उसके बारे में रिसर्च करना। पोल्यूशन लेवल जो है ग्राउंड वाटर में हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सॉइल में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इनको लेकर रिसर्च प्रोवाइड करवाता है ये पर्टिकुलर बॉडी। फिर तीसरा इसका थीम होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पे ग्राउंड वाटर, हाइड्रोकार्बन, है ना, या यहाँ पे मिनरल्स और जो हमारे रिसोर्सेज हैं अलग अलग, उसकी ऑल्टरनेट एनर्जी क्या हो सकती है, इसको लेकर यहाँ पे ये सब रिसर्चेस या डिस्कशन करने का काम करता है एनजीआरआई। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही है बागमती रिवर के बारे में। मैंने आज से कल या परसों में शायद द हिंदू के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बागमती रिवर को एक बार न्यूज़ में देख लेना, मैप में कि कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, क्योंकि न्यूज़ में चर्चाओं में। चलिए देखते हैं कहाँ पर है बागमती नदी। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट वो होने देंगे नहीं। देखिए पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है और क्यों हम बागमती नदी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रीज़न यह है कि बागमती नदी के अंदर में फ्लड सिचुएशन देखने को मिली है, बाढ़ सी स्थिति बनी बिहार के मुजफ्फरपुर वाले एरिया में। वाटर लेवल बढ़ गया बागमती नदी के अंदर में, जिस वजह से ये नदी न्यूज़ में आई है। बागमती नदी दोस्तों यहाँ पे साउथ सेंट्रल नेपाल से ओरिजिनेट होती है और ये बिहार तक जाती है भारत में। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे नेपाल का मैप है, यहाँ ऊपर यहाँ ही से बनती है और इस तरीके से बहती हुई नीचे इंडिया में भी आती है ये, और बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के थ्रू। अब इस नदी का कोर्स देख लेते हैं, रूट देख लेते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नेपाल के अंदर में जो काठमांडू वैली है, ध्यान रखिए, काठमांडू नेपाल के बीच वाले हिस्से में, सेंट्रल पोर्शन में, वहीं पर क्या है, एक घाटी है, ये आप देख पाएंगे। पूरा नेपाल का मैप हो गया, बीच में यहाँ पर काठमांडू वैली हो गई। इस घाटी में एक पहाड़ी है शिवपुरी हिल्स, है ना, तो शिवपुरी हिल्स में एक एरिया है बगतवर एरिया, वहीं से ये नदी ओरिजिनेट होती है, बनकर आती है। और आने के बाद में दोस्तों इस नदी में पानी आता कहाँ से? स्प्रिंग सीजन में मॉनसून रेनफॉल से बहुत सारा पानी आता है, और कई सारी सहायक नदियां हैं इसकी जो कि इसको आगे पुश करती हैं। तो काठमांडू वैली से यहाँ पर नदी बहती हुई आती है, और आती भी दोस्तों यहाँ पर सीधा जो हमारे हिमालयस वगैरह हैं उन सब के थ्रू, शिवालिक रेंज के थ्रू बहती हुई आती है, फिर हिमालयास के थ्रू बहती हुई आती है, और सीधा जो हमारा तराई वाला रीजन है। तराई कौन सा रीजन है दोस्तों? ये आप देख पाएंगे, ये है नेपाल, इसका जो निचला पोर्शन इसको बोलते हैं तेराई वाला रीजन, नीचे ही जस्ट इंडिया भी है। तो इस तेराई वाले रीजन में भी दोस्तों ये नदी जो है वो एंटर करती है, ठीक है, बिहार वाले पोर्शन में। देन उसके बाद में बिहार में जाती है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे हमारी गंगा नदी में जाकर ही मिलती है। ये आप देख पाएंगे गंगा नदी है, इस तरीके से गंगा नदी जा रही है ना, और ये ऊपर आप देख पाओगे बागमती रिवर आ रही है ऊपर नेपाल से, ये एंटर कर गई तेराई रीजन से। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप देख पाओगे बागमती नदी आकर भी यहाँ पर वो भी हमारी गंगा में मिल जाती है। ये नदी गंगा है और उसके सभी ट्रिब्यूटरीज हैं बिहार के अंदर में, ठीक है। तो ये जो बागमती नदी है इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये पहाड़ियों से, शिवालिक रेंज से, तराई रीजन से गुजरती हुई आ रही है। और एक बात और भी ध्यान रखना है, ये जो पवित्र नदी है दोस्तों, इसके किनारे कई सारे मंदिर भी आपको नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर बात आती है, एक टेम्पल है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब ये काठमांडू के अंदर जो नदन रीजन है वहीं पर आपको ये पशुपतिनाथ देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है हमारे हिंदूज़ के लिए। फिर दूसरा मंदिर आता है यहाँ पर गोकर्णेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल भी काठमांडू वैली में ही ऊपर नदन वाले हिस्से में लोकेटेड है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉली टेम्पल है। तो ध्यान रखिए, ये 2 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं इस नदी के किनारे।
चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3, अगेन एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल के बारे में। ये जो टर्टल, ये कछुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है फ्लैपशेल टर्टल। आइए बात करेंगे, पहले जान लेते हैं चर्चाओं में क्यों है। न्यूज़ यह है कि जो हमारे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट एक मिशन पर हैं जहां पर उनका मेन पर्पस है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल को बचाना। स्पेशली वो टर्टल जिनके एक्सीडेंट के बाद में जो शेल्स हैं ऊपर की वो क्रैक हो जाती हैं, ऊपर का इनका बॉडी क्रैक हो जाता है, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर ये बात कर रहे हैं, जिस वजह से इंडियन फ्लैपशेल टर्टल न्यूज़ में आया हुआ है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वो टर्टल की स्पीशी है जो कि साउथ एशिया में साफ पानी में पाई जाती है, यानी कि फ्रेश वाटर स्पीशी है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर इस तरीके से यह टर्टल आपको दिखाई पड़ता है। ये अभी अंदर बैठा हुआ है अपने शेल के अंदर में। फिर बताया यह भी जाता है दोस्तों, इसके हैबिटेट को देखेंगे तो मैंने बोला साफ पानी पाया जाता है, स्पेशली हमारी जो नदियां हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गई, तालाब, झील, ये जितनी भी चीजें यहां पर आपको ये फ्लैपशेल टर्टल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या सभी दुनिया के तालाब झीलों में पाया जाता है? नहीं। देखिए, फ्लैपशेल टर्टल केवल कुछ ही देशों में पाया जाता है। मेनली आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भी नजर आएगा। म्यांमार में भी जो इरावदी नदी है, साल्विन नदी है, वहां पर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लाइफस्टाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों, ये जो फ्लैपशेल टर्टल है, ये दिन के समय पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ध्यान रखिए, दिन में एक्टिव रहते हैं और रात में लेजीनेस रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। उसके अलावा यहाँ पे जो इतने भी सूखी कंडीशन भी है तो उसको भी आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूसीएन के अंदर में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, तो अच्छी खासी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, थोड़े से खतरे में आपको ये फ्लैपशेल टर्टल नजर आएंगे। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया, आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, इसका रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, हाई प्रोटेक्शन दी गई है। आप शिकार भी नहीं कर सकते क्योंकि एज अ मीट के तौर पर यहाँ पर कंज्यूम करने के लिए इसका शिकार भी कर लिया जाता है। इस चक्कर में इतनी सारी प्रोटेक्शन यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं आपने कितने अच्छे से हर एक चीज़ों को सुना है, पढ़ा है और कितने कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को समझा है। अब एक एक करके पहले मैं लाइन्स आपको सभी क्वेश्चन दूंगा, उनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना। फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दूंगा, आप उसको रीचेक करना, रीमैच करना, देखना कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है आपका बागमती रिवर के बारे में। तो बागमती नदी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो नदी है ये ओरिजिनेट होती है काठमांडू वैली में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये नदी बहती हुई आती है और बिहार को क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। लॉजिक लगाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करता है नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो NGRI ये कौन से शहर में लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए। ऑप्शन नंबर है चेन्नई, B कोलकाता, C हैदराबाद या फिर D मुंबई, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सिफिलिस के बारे में। तो सिफिलिस से रिलेटेड अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है जो सिफिलिस है दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है और यह इन्फेक्शन एक वायरस की वजह से फैलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सिफिलिस एक ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिजीज है, स्पेशली यहाँ पे अर्ली स्टेजेस के अंदर इनको ठीक किया जा सकता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न बात करता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट को देखते हुए आपको बताना है कि ये किस देश के बारे में बात हो रही है। पहला, ये एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। दूसरा, इसको ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी 1960 में। तीसरा, ये अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो इसी के आधार पर बताना है कि बताइए किस देश के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर है कीनिया, B अल्जीरिया, C सूडान या फिर D नाइजीरिया। अगला प्रश्न बात करता है भारत के फ्लैपशेल टर्टल के बारे में। तो फ्लैपशेल टर्टल से रिलेटेड अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो फ्लैपशेल टर्टल है दोस्तों एक ओमनिवोरस स्पीशी है, दोनों ही चीज़ों को कंज्यूम करती है और फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक प्रजाति है। दूसरा, ये जनरली नाइट में यानी कि रात में ही केवल एक्टिव रहता है, दिन में यहाँ पर वो सोता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आज बनेंगे नहीं, आर्टिकल भी यहाँ पर कम ही है। तो
यही आपके प्रश्न है। मुझे लगता है कि आपने सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही दिए होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था भारतीय फ्लैपशेल टर्टल के बारे में, बताइए दो स्टेटमेंट से कौन सा सही है। पहला, क्या ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशी है? सही बात है, और ओमनीवोरस भी है, दोनों ही चीज़ों को खाता है, चाहे वो घास पास हो या फिर यहाँ पर वो दूसरे नॉनवेज आइटम हो, दोनों चीज़ों को कंज्यूम करता है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट में नहीं डे में एक्टिव रहता है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था भैया 3 स्टेटमेंट है, बताइए इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर किस देश की बात कर रहे हैं। ऐसा देश जो यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न साइड पर है, ब्रिटेन से 1960 में आज़ाद हुआ, ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ये तो भाई नाइजीरिया की बात हो रही है, अभी तो हमने डिस्कशन किया था इसकी। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया सिफिलिस के बारे में, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगना था, मुझे लगता है कई लोगों ने गलत भी कर दिया होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए था यार ये, इसी वजह से कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को सुनना है। यहाँ पे बोला गया है कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यही देख के सबने बोल दिया होगा ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो यहाँ पर सही दिमाग लगाए होंगे। लेकिन आगे लिखा है कि दोस्तों ये एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि वायरस की वजह से होता है। क्या ऐसा है? नहीं, यह वायरस की वजह से नहीं, यह बैक्टीरिया की वजह से होता है ना। दूसरा स्टेटमेंट, इसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, ट्रीटमेंट है, पेनिसिलिन है जिसकी हमने बात की थी, एक एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, बट पहला गलत है। फिर यहीं पर पूछा गया नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, बताइए यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कौन से शहर में? हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर, अभी डिस्कशन हुआ था। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाता है बागमती नदी रिवर के बारे में, बताइए दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। पहला, ये क्या नदी काठमांडू वैली में ओरिजिनेट होती है? सही बात है, काठमांडू वैली में ओरिजिनेट होती है, फिर वो बहती भी आती है नेपाल के तराई रीजन से, भारत में एंटर करती है, बिहार को क्रॉस करती है, और ये नदी जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं मिलती है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों कहाँ बह रही है? वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बह रही है। छोटा सा लॉजिक ही लगा सकते हैं, यहाँ पे हम बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ कहाँ से आ गई ब्रह्मपुत्र नदी? तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आके गंडक को मिल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये थे दोस्तों हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट किया होगा। क्या स्कोर आया है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, रोजाना वीडियो मिल रहा है, आराम से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो सही चीज़ें सही साथ में होने लगेंगी। कई सारे लोगों के पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुआ करते थे, बट करंट समय पर वो क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।